to speak, sir. Thank you so much, sir. श्री घनश्याम तिवारी। सभापति महोदय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के इस अवसर पर, जो एक ऐतिहासिक अवसर है, और जिस प्रकार से आज हम संविधान सभा के माननीय सदस्यों को अपनी आदर देकर उनका वंदन करके आज उसको पाठ कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपके सदारत में इस सदन में जो बहस होगी वो भी आने वाले समय में और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ पूरी होगी। इसी के साथ मैं इस बहस की शुरुआत करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, ये जब विषय रखे गौरवशाली यात्रा, तो गौरवशाली यात्रा में हम उन सब क्षणों को लेंगे जिस क्षणों में हमारे राष्ट्र को आज यहाँ तक पहुँचाया। हम उन सब लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं, उन सब लोगों के प्रति अपनी वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, जिन्होंने संविधान सभा में इतनी बड़ी समस्याओं के साथ इतना बड़ा संविधान बनाकर एक भारत को इस स्थान पर लाकर पहुंचाया। उसके लिए 284 सदस्य जिन्होंने उस दिन हस्ताक्षर किए थे, वो सब के सब वंदन और अभिनंदन के पात्र हैं, उनको मैं नमन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, संविधान का नियम साफ है, सम और विधान। इसमें दो शब्द हैं, सम और विधान। उस पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे आज तकलीफ हुई जब हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय खड़गे जी ने खड़े होकर दो किताब हाथ में ली। एक किताब उन्होंने मनुस्मृति हाथ में ली, एक किताब उन्होंने संविधान हाथ में ली। माननीय सभापति महोदय, भारत में संविधान लिखने की बहुत पुरानी, विधान लिखने की बहुत पुरानी परंपरा है, और मनुस्मृति आज के 5000 साल पहले लिखी गई थी, और उसके बाद में 52 स्मृतियां और लिखी गई, और हर स्मृति, हाँ वो आपने छपाई है, तो वो 100 साल बाद में हर स्मृति को बदल देते थे। तो जो आज के 4800 वर्ष पहले जो कानून बदल गया, उस कानून को आज लेकर खड़े हैं। इसको मान रहे हो कि इसको मान रहे हो? भाई ये कानून, मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, मनुस्मृति कोई शास्त्र भी नहीं है। मनुस्मृति, हमारे यहाँ 52 स्मृतियां लिखी गई। अगर आज वो खड़े होकर ये पूछ लेते कि भाई याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में आपको क्या विचार है, तो प्रासंगिक होता, क्योंकि आज के दिन मिताक्षरा और दाई भाग याज्ञवल्क्य स्मृति के हिसाब से है। और ये और पूछ लेते खड़े होकर कि भाई ये याज्ञवल्क्य स्मृति पर ही काम चलाओगे या शरीयत के आधार पर चलाओगे या संविधान के आधार पर चलाओगे, तब इस बात का जवाब दिया जा सकता था। मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो उनको ये समझ लेना चाहिए। फिर माननीय सभापति महोदय, मनुस्मृति लिखी गई 4800 वर्ष पहले, और उसका घनश्याम तिवारी से, भारतीय जनता पार्टी से क्या लेने देना है? एक बात, और वो हमारा धार्मिक ग्रंथ भी नहीं है, वो कोई शास्त्र भी नहीं है, तो बार बार लेकर मनुस्मृति। अरे भाई एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मनुस्मृति को तो जब कर दिया, 52 स्मृतियां लिखेगी, नारद की, पाराशर की, वशिष्ठ की, अंत में याज्ञवल्क्य स्मृति आई, तो ये सब लिखी गई, तो अब उसकी चर्चा करने की आवश्यकता। फिर दूसरी चर्चा हो रही है अंगूठा की, अंगूठा कट। अरे किसने अंगूठा काट लिया? महाभारत काल में द्रोणाचार्य हुए, और वो महाभारत काल में द्रोणाचार्य हुए गुरुग्राम अपने पास में ही, और उनका शिष्य था एकलव्य, और वो एकलव्य, ये भाषण में वही दे रहा हूं जो देना है मुझे, तो वो एकलव्य था, और उसके कारण से एकलव्य महान हो गया। आज भारत सरकार ने एकलव्य के नाम से सैकड़ों स्कूल खोल दी। तो आप एकलव्य का भी अपमान कर रहे हो, द्रोणाचार्य का भी अपमान कर रहे हो। और मनुस्मृति का एक वाक्य तो याद कर लो। हाँ, मनुस्मृति का एक वाक्य हमने याद रखा कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमनते तत्र देवता। इसलिए हमने पहला कानून यहाँ पर नारी शक्ति वंदन का लाया। इतना सा तो हिस्सा हमने मनुस्मृति का माना और दूसरा नहीं। अब सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ये वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग,
जिस समय लोक आ गया उसी समय हम स्वतंत्र हो गए, हम नागरिक हो गए। तो संविधान निर्माताओं को सबसे पहला धन्यवाद तो यह है कि उन्होंने हमको नागरिक बना दिया। अगर हम प्रजा थे पहले, प्रजा, सभापति महोदय आप तो सब जानते हैं, प्रजा सब्जेक्ट होता है, राजा होता है, प्रजा होती है। हम लोग हैं, हम गण हैं और हम नागरिक हैं। ये अधिकार हमको वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग को दिया। तो ये सबसे बड़ा काम संविधान निर्माताओं ने किया कि हमको नागरिक बना दिया। और नागरिक बनने के बाद में हमको जितने अधिकार दिए, जितने कर्तव्य दिए, वो सारे आपके सामने आए। अब जब ये संविधान स्वीकार किया गया उस समय टी कृष्णमाचार्य जी का, कांग्रेस के सभी मान्य सदस्य इसको सुनेंगे, उन्होंने कहा कि आखिरी दिन दस्तखत हो रहे थे तो टी कृष्णमाचार्य जी ने वहाँ भाषण दिया, कांग्रेस के ही थे, कि ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर थे, एक विदेश चले गए थे, एक का देहांत हो गया था, 2 बीमार थे और एक ही रहते थे। अधिकांश काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, ये टी कृष्णमाचार्य जी ने वहाँ स्टेटमेंट दिया। तो इसलिए हम आज इसको, अगर ये परंपरा गिनते हैं कि भारत में लिखित संविधान की परंपरा थी, तो मनुस्मृति तो आपको अच्छी नहीं लगती, तो वो तो चली गई, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति, वो स्मृति हो गई, और हम इस संविधान को आज अंबेडकर स्मृति के नाम से पुकार सकते हैं। यह हमारी स्मृति है, यह अंबेडकर स्मृति है। तो मैं सभापति महोदय, इस संविधान में उन्होंने कहा कि संविधान ने क्या किया। इस संविधान में आपने, संविधान ने अब्दुल कलाम जी को यहाँ का राष्ट्रपति बनाया। इस संविधान ने रामनाथ जी को भी अनुसूचित जाति का राष्ट्रपति बनाया। इस संविधान ने द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया। इस संविधान ने जगदीप धनखड़ जी को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया। और इस संविधान ने नरेंद्र मोदी जी, चाय बेचने वाले को, भारत का प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन ये सब बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर सकती। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए जो ये काम कर सके। ये संविधान ने किया। अध्यक्ष महोदय, संविधान बनाते समय एक टीस संविधान निर्माताओं को रह गई। वो टीस ये थी कि इंडिया दैट इज भारत। उस पर, इस नाम पर बहुत बड़ी बहस हुई। उस बहस में कांग्रेस के प्रमुख नेता के मुंशी जी, HV कामत जी, राव साहब, अपने ब्रजर्षि टंडन, बहुत से लोगों ने भाग, और डॉक्टर S राधाकृष्णन, और सब लोगों की एक राय थी कि भारत नाम होना, इंडिया दैट इज भारत में, भारत नाम होना। उनको भारत नाम रखने के पीछे जो तर्क दिए, मैं मेरे तर्क नहीं कह रहा हूं, मैं उन्हीं के तर्क बोल रहा हूं। उन्होंने कहा भारत का नाम लेने का मतलब क्या होता है। भारत का नाम लेंगे तो हमको ये पता लगेगा कि ये गणराज्य नया नहीं बना रहे हैं। यहाँ लिच्छवी गणराज्य रहा है, यहाँ शाक्य वंश का गणराज्य रहा है, या मल्लों के गणराज्य रहे हैं। और डॉक्टर राधाकृष्णन ने ऐसे कहा कि जब उत्तर के कुछ व्यापारी, संविधान स्वयं बुलाओ ने, दक्षिण में गए तो उनको पूछा आपके राजा का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा आधे गणाधि नाम, आधे राजाधि नाम, आधे राज्य के अधीन है और आधे गणों के अधीन है। तो भारत का नाम अगर आता तो ये गणराज्य जो आज भारत है वो हमारे केवल संविधान कारण से तो है ही, लेकिन हमारी जो मूलभूत परंपराएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। और वो नाम अगर आता तो के मुंशी ने कहा है कि उस समय हमको ध्यान आता कि ये भारत कोई 1947 संविधान के बाद नहीं बन रहा है, ये भारत प्राचीन राष्ट्र। और राम का नाम आता, भारत का नाम आता तो ये आता कि राम ने जब लंका जीती और लक्ष्मण ने कहा कि ये स्वर्ण सोने की लंका है साहब, राम जी सोने की लंका छोड़कर अयोध्या क्यों चल रहे हो। तो राम जी ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण,
तो वो राम की भावना उसमें आती। अगर भारत नाम देते तो महान बुद्ध की बात उसमें आती कि जिसके लिए महर्षि अरविंद ने लिखा है कि इस पृथ्वी पर जितने लोगों ने जन्म लिया है मनुष्य के रूप में, सबसे ताकतवर कोई व्यक्ति है तो वो भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुआ है, उनका नाम होता है। अध्यक्ष महोदय, अगर भारत आता तो विवेकानंद जी के उपनिषदों का वो वाक्य लोगों को ध्यान आता, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, उठो जागो और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने तक रुको मत, ये आता उसमें। तो वो सारा, फिर भी मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूं कि ये जो भारत की जो कमी रह गई थी, इस थोड़ी बहुत जो कमी रही उस कमी को पूर्ति कर दी। वो कैसे की? ये जो नया भारत का संसद भवन बना है, इसमें जो गैलरीज बनी है, इसमें जो चित्र बने हैं, इसमें अब युगे युगे न भारत है, युग युग में भारत कैसा था वो इस संसद में बना है और वो कमी नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। तो ये सब भारत का काम। सभापति महोदय, यहाँ पर 2-3 बड़ी चर्चा हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मैं आपके गांव का ही मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं झुंझुनू गया था। झुंझुनू में जो मेरे साथ घटना हुई आपातकाल में, वो सारी दुनिया को पता। 25 जून 1975 दिल्ली के रामला मैदान में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की बहुत बड़ी सभा थी। उस सभा में मैं भी था, उसमें आपके पिताजी कर्पूरी ठाकुर जी भी थे, सारे लोग दिल्ली की सभा में थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सब थे। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया कि चूंकि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे नहीं दिया, इसलिए वो सरकार अनधिकृत सरकार है, अनधिकृत सरकार के आदेशों को नहीं माने। ये जयप्रकाश जी की सभा मैंने देखी और मैंने देखा है कि जब ये काम शुरू हुआ तो सबसे पहले गुजरात से शुरू, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि इंदिरा जी प्रधानमंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के कारण से राष्ट्रपति शासन लागू करके उठाना पड़ा। यह नवनिर्माण आंदोलन था। वैसा आंदोलन बिहार में चला और जयप्रकाश जी के साथ हजारों छात्र पटना में प्रवेश करना चाहते, लेकिन चारों तरफ बड़े से बांध दिया और जयप्रकाश बाबू जब पटना में घुसने लगे तो उनके लाठियां लगी। नानाजी देशमुख उनके ऊपर हो गए और उनको बचाया। उस समय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर वो चेन्नई में थे। चेन्नई से उसने कहा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। और उसके कारण से सारे देश भर में युवा जेपी मूवमेंट में संपूर्ण क्रांति में लग गए। और जब लगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हुआ, फैसले के बाद में अपील, जस्टिस अय्यर जो अपने आप तो जानते हैं वामपंथी विचारों के लिए प्रसिद्ध थे, उनसे स्टे मिलने की उम्मीद थी और आमतौर पर स्टे मिलता है, लेकिन उन्होंने देखा कि साफ साफ प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाला आदमी वहां पर एजेंट था, तो उन्होंने स्टे देने से मना कर दिया। उसके बाद में रात को 12 बजे 25 तारीख को इमरजेंसी लगाई फखरुद्दीन अली अहमद जी ने। मैं 26 तारीख को सुबह सुबह अपने रोज की रात को ऐसे गए थे, रेडियो थे नहीं उस समय, टेलीफोन थे नहीं, गए, 27-28 साल की उम्र थी, कोर्ट में जाकर बैठे और एसपी ऑफिस से आया, साहब आपको बुला रहे। भाई मेरी क्या गलती हो गई, पकड़ कर ले गए। अच्छा यह बात सभापति महोदय कि मुझे DIR में गिरफ्तार किया, मीसा में नहीं किया। और मुझे उसकी स्थिति बता रहा हूं उस समय की। एक घटना तो वहां सारी दुनिया को याद है कि जब इमरजेंसी लग गई, उस वक्त माननीय हरदेव जी जोशी मुख्यमंत्री थे राजस्थान, तो एक दिन सुबह से उन्होंने देखा कि बहुत पुलिस चारों तरफ हो रही है, तो अपने घर के पीछे से दीवार फांद कर भाग गए। उन्होंने देखा मुझे गिरफ्तार करने आ गए।
यानी कांग्रेस का मुख्यमंत्री ये देखने लगा कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ गए, ये स्थिति उसमें बन गई थी। और एक घटना मेरे साथ घटी जब मैं सेंट्रल सेल से जयपुर से सीकर आ रहा था, तो एक साधु महाराज बैठे थे। हमने देखा रेलवे स्टेशन पर कि चलो इस डिब्बे में चलो, उनको प्रणाम कर लेते हैं। हम तो घुसे, जो हम घुसे तो प्लेटफार्म से घुसे, उस साइड में प्लेटफार्म भी नहीं था। डर इतना था कि इनसे बात कर ली तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो साधु महाराज भी उधर कूद कर चले गए, उनको भी था भय था। हम कोर्ट में जाते, नारा लगाते न्यायपालिका अमर रहे, और सारे वकील बककर चले जाते, हम अकेले रहते। तो हम अकेले गए और मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने बहस की, DIR मुझे पकड़ा था। अब मेरा पहला केस था भारतवर्ष में जिसमें मैं डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसके बाद में मैं अंडरग्राउंड हुआ, फिर आपके झुंझुनू गया तो वहां कोर्ट में सुरेश H माथुर डिस्ट्रिक्ट जज थे। उस कोर्ट में मैं बात कर रहा था, कोर्ट में मुझे DSP ने और कोटवाल ने आकर उनके सामने से पकड़कर घसीटते हुए ले गए और मुझे पीटा इतना कि मारकर मरा हुआ मुझे रेल में डालकर चले गए। और भारत मैं अकेला नहीं आ, ये राजेंद्र गहलोत बैठे 1.5 घंटे तक बिजली करंट लगाए थे। वो कह रहे थे हम इन बातों की चर्चा मत करो, वो चर्चा है वहां। और उसके बाद में मीसा के वारंट आ गए, वो और झुंझुनू के अंदर जो पिटाई हुई, ये मैं प्रमाण लेकर आया हूं। मैं पढ़ना नहीं चाहता। राजस्थान विधानसभा में ये अंकित है केवल एक घटना जिसमें गुमानमल जी, मैं करूंगा, गुमानमल जी लोढ़ा जो आज में जज होकर, हाईकोर्ट के जज होकर रिटायर, चीफ जस्टिस रिटायर थे, उन्होंने बोला कि एक घनश्याम तिवारी नाम का वकील वहां गया था, उसके साथ इस प्रकार की घटना हुई। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा। उसके बाद बोलने के बाद बाहर निकलते उनको भी मीसा में गिरफ्तार करके बंद कर दिया, तो यह भी कर दिया। तो उस समय कोर्टों की हालत ऐसी कर दी थी कि कोर्ट के सामने कोई बहस नहीं कर सकता। वकीलों की हालत ये कर दी थी कि वकील साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे। साधुओं की हालत ये हो गई थी कि वो प्रणाम लेने के स्वीकार नहीं थे। तो भारत में जो इस काल कोठरी उस समय इमरजेंसी बनाई, इस गौरवमयी विकास यात्रा में संविधान की में अगर कोई काला टीका है तो वो 1975 का आपातकाल है। सभापति महोदय, आप जानते कि उसके बाद संशोधन किया 39, उसमें यह कर दिया कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का लोकसभा का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, इन सब के खिलाफ कोई भी कोर्ट, न्यायालय में या किसी में भी घपला हुआ हो, बेईमानी हुआ हो, उसको सुन ही नहीं सकते। और वो भी किया रिट्रोस्पेक्टिव फैक्ट से। यह पहला कानून था संविधान संशोधन, क्योंकि इंदिरा जी का जो चुनाव था उसको अवैध को वैध करना था, इसलिए उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया। और उसके 2 उदाहरण और देना चाहता हूं। एक केस जिसके भी सब लोगों ने चर्चा की, केशवानंद भारती, आप उसे शायद सहमत नहीं है, लेकिन वो केस था एक के जजमेंट से हुआ। वो केस होने के बाद में उसमें जो 3 जज थे, अभी बात करते थे संवैधानिक संस्थाओं का आपने क्षरण कर दिया, संवैधानिक संस्थाओं की वो कम कर दिया। 3 जज थे, सेलेट, ग्रोवर और हेगड़े। ये तीनों वरिष्ठता में ऊपर थे। इनको क्योंकि इन्होंने मूल ढांचे के पक्ष में लिखा था और जो मूल ढांचे के खिलाफ लिखा था, AN रे, इन 3 को सुपरसीड कर कर उनको भारत का चीफ जस्टिस बना दिया गया था। ये न्यायपालिका के साथ किया। इसके अलावा एक और घटना हुई, एक दिल्ली का एक कोई केस, ADM जबलपुर का केस, जिसमें 4 जजों ने सुना। सुनने वाले 4 जज थे। उन्होंने सुना कि भाई किसी आदमी को पकड़ कर ले जाए तो उसकी प्राण की रक्षा के लिए वो कोर्ट में जा सकता नहीं जा सकता, हेबियस कॉर्पस के बारे में उसको अधिकार है कि नहीं।
4 जजों की बेंच थी, सबने सुना, 5 की थी, 4 और 1 से जजमेंट हुआ, 4 ने फैसला दिया। उस समय HR खन्ना ने यह पूछा कि अगर पुलिस अफसर किसी को पकड़ कर ले जाए और दुश्मनी हो और उसको गोली मार दे तो क्या होगा? तो सरकार ने जवाब दिया कि इसका तो एडवोकेट जनरल ने कि जवाब तो बाद में मिलेगा। तो वो हो गए, गोली मार दो, गोली मारने की छूट हो गई, प्रेस पर हो गई। उसके बाद HR खन्ना को चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा था कि नहीं राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस है, तो उनको सुपरसीड किया गया और सुपरसीड कर HM बेग को उन्होंने भारत का प्रमुख न्यायाधीश बना दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस समय प्रेस को भी इस प्रकार, न्यायालय को भी इस प्रकार दबा कर दिया था। मैं सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। कर दे ये संशोधन आप सब जानते हैं, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, OBC के अटल बिहारी जी वाजपेयी ने संविधान संशोधन किया, प्रमोशन में आरक्षण शेड्यूल कास्ट का उसको करने के लिए। नरेंद्र माननीय मोदी जी ने संशोधन किया, उन्होंने संशोधन किया कि ये जो EWS है, EWS के लोग, ब्राह्मण, बनिए, राजपूत, कायस्थ, जितने भी वंचित वर्ग के लोग थे, इनको आरक्षण नहीं था, इनके हार्ट बर्निंग हो रही थी। इन सारे लोगों को इस आधार पर कि जस्टिस का है, जस्टिस सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल जस्टिस जिस दिन हो गई, जिस दिन लोकसभा विधानसभा में आरक्षण कर दिया, और सामाजिक उस दिन हो गई जिस दिन OBC को आरक्षण कर दिया, और इकोनॉमिक जस्टिस उस दिन हो गई जिस दिन EWS का संशोधन कर उनको रिजर्वेशन दिया गया। तो ये काम उन्होंने किया। तो सभापति महोदय, मैं यही बात कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान के इतिहास में इससे बड़ी घटना कुछ नहीं हो सकती, लेकिन हमको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और भी काम हुए, एक एक काम अगर गिनेंगे तो हमको पता लगेगा कि हमारे संविधान निर्माताओं की जो भावना थी, उस भावना को नरेंद्र मोदी जी ने पैदा किया। एक बात अंत में कहकर सभापति महोदय समाप्त करता हूं कि आज जो ये आजादी दिख रही है, आज जो ये बहस दिख रही है, ये स्वतंत्रता सेनानियों के कारण से तो आजादी मिली थी, लेकिन आज जो है आपातकाल में संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों के कारण से यह संविधान आज जिंदा है और इस संविधान की यात्रा चल रही है। उन सब लोकतंत्र सेनानियों का किसी न किसी रूप में सम्मान होना चाहिए, ये बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, बातें तो बहुत थी, तैयारी तो पूरी करी थी, लेकिन अब आपका इशारा हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हुआ और सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। वो एक बात कही गई है, एक बात घनश्याम जी, ना जी भरकर देखा, ना कोई बात हुई, आरज़ू थी मुलाकात की, फिर कभी। श्री मिलिंद मुरली देवड़ा।